दुनिया के सबसे सफल लोगों और एक आम इंसान के बीच आखिर क्या फर्क होता है? मतलब दिन के 24 घंटे तो सबके पास है ना? हाँ बिल्कुल, समय तो सबके पास बराबर ही है। सही बात है। और इसका जवाब कोई किस्मत या रातों रात मिलने वाली कामयाबी या बहुत सारा पैसा बिल्कुल नहीं है। इसका जवाब एक बहुत ही साधारण सी आदत है जिससे हम सब अक्सर भागते हैं, और वो है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। जो कि बहुत मुश्किल लगता है सुनने में। एग्जैक्टली। हमारी आज की इस विशेष चर्चा में हम इसी रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। आज का हमारा स्रोत है ब्रायन ट्रेसी की बहुत ही मशहूर किताब नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की एक विस्तृत समरी। और ये किताब वाकई कमाल की है। बिल्कुल। इस चर्चा का मिशन सिर्फ ज्ञान बांटना नहीं है, बल्कि उन व्यावहारिक तरीकों को खोजना है जिन्हें जो लोग हमें सुन रहे हैं वो कल सुबह से ही अपने काम में ला सकें। क्योंकि सच तो ये है कि बहाने बनाना मानव स्वभाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम सब कभी ना कभी ऐसा करते ही हैं। हाँ, हम सब करते हैं। लेकिन आज हम इस किताब के पन्नों से वो ब्लूप्रिंट निकालेंगे जो इस स्वभाव को पूरी तरह से पलट सकता है। मेरा नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं इस चर्चा को लेके बहुत उत्साहित हूँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस पर बात करने के लिए। और यहीं से मतलब इस पूरी किताब का सबसे मजबूत विचार निकल कर आता है। जब ये अनुशासन शब्द कानों में पड़ता है ना, तो अक्सर ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई सख्त नियम थोप दिया हो। हाँ, जैसे खुद को किसी पिंजरे में कैद कर लिया हो। एक तरह की सजा महसूस होती है। बिल्कुल। लेकिन ब्रायन ट्रेसी का नजरिया इससे बिल्कुल उलट है। वो कहते हैं कि अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये तो खुद के दिमाग और अपनी भावनाओं का मास्टर बनने की चाबी है। मास्टर बनने की चाबी। हाँ, अगर इसे ठीक से समझा जाए तो ये कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि सच्ची आज़ादी है। जब इंसान खुद पर, अपनी आदतों पर नियंत्रण पा लेता है, तो बाहर की दुनिया की कोई भी चुनौती उसे आसानी से हिला नहीं सकती। ये सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, ये जिंदगी को देखने का एक पूरा नया चश्मा है। और मुझे लगता है इस बात को समझने के लिए ब्रायन ट्रेसी की अपनी जिंदगी से बेहतर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। मैं जब उनके बारे में पढ़ रही थी तो उनकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लग रही थी, लेकिन है बिल्कुल सच। हाँ, उनका बैकग्राउंड बहुत ही साधारण था। बहुत साधारण। 21 साल की उम्र में वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे। ना तो जेब में पैसा था, ना कोई बड़ी डिग्री थी, और भविष्य की कोई योजना तो दूर दूर तक नहीं थी। सर्दियां आ चुकी थी उस वक्त। हाँ, और वो अपनी एक छोटी सी गाड़ी में या बेहद ठंडे कमरों में दिन काट रहे थे। फिर एक सर्द रात में उन्हें अचानक एक बहुत कड़वा लेकिन सच्चा एहसास हुआ। वो टर्निंग पॉइंट था। एग्जैक्टली। उन्हें समझ आ गया कि कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। अगर उनके हालात बदलने हैं तो उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। और यहीं से बदलाव शुरू होता है। बिल्कुल। ये वो पल था जब उन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू किया, सफल लोगों की आदतें सीखीं और खुद को बेहतर बनाने के सफर पर निकल पड़े। और इसी कहानी से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो है 100% जिम्मेदारी का सिद्धांत। मनोविज्ञान में मतलब इंसान की तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट मानी जाती है विक्टिम मेंटालिटी, यानी खुद को हमेशा पीड़ित मानना। हाँ बिल्कुल। जब ये मान लिया जाता है कि हालात के लिए बचपन, अर्थव्यवस्था, माता पिता या कोई और जिम्मेदार है, तो असल में हम अपने ही हाथ बांध लेते हैं। जो चीजें नियंत्रण में ही नहीं है, उन पर गुस्सा करना अपनी ऊर्जा को नाले में बहाने जैसा है। सही बात है। मान लीजिए बाहर तेज बारिश हो रही है और बाहर जाना जरूरी है। अब कोई इंसान उस बारिश की शिकायत करते हुए आधा घंटा बिता दे, आसमान को कोसता रहे, तो क्या मौसम बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा ना। जो बदल सकता है वो है हमारा अपना नजरिया। हम छाता उठा सकते हैं या रेनकोट पहन सकते हैं। अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों पर दोष मढ़ना या लगातार अपनी तुलना उन लोगों से करना जो हमसे बेहतर स्थिति में है, वो अंदर सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट पैदा करता है। ये बात सुनने में तो बहुत तार्किक लगती है, लेकिन असल जिंदगी में अगर सचमुच किसी और की गलती की वजह से कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए या किसी सहकर्मी की लापरवाही से नुकसान हो, तो वहाँ 100% जिम्मेदारी लेना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। मतलब वहाँ तो इंसान को लगता है कि गलती उसकी है तो मैं जिम्मेदारी क्यों लूं? यहीं पर नजरिए का वो बदलाव जरूरी है। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों की गलतियों का इल्जाम अपने सिर ले लिया जाए। इसका मतलब ये है कि अब जो स्थिति बन गई है उसमें मेरी अगली प्रतिक्रिया क्या होगी,
इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी है। मतलब रिएक्ट कैसे करना है? एग्जैक्टली। क्या उस स्थिति में रोना है या समाधान खोजना है? इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। इंसान का दिमाग एक समय में केवल एक ही दिशा में पूरी तरह से फोकस कर सकता है, या तो प्रॉब्लम पर या सॉल्यूशन पर। बिल्कुल। या तो वो बहानों और शिकायतों के लूप में उलझ सकता है या फिर समाधान और सफलता की तरफ सोच सकता है। नकारात्मक भावनाओं जैसे जलन या डर को पीछे छोड़कर सकारात्मकता पर ध्यान लगाना एक सचेत चुनाव है, चॉइस है। और शिकायत करने से दिमाग को एक अजीब सा आराम भी तो मिलता है ना, क्योंकि तब कुछ करना नहीं पड़ता। हाँ, वो इजी वे आउट है। लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। तो मतलब समाधान पर फोकस करना ही असली शुरुआत है। और जब समाधान या भविष्य की बात आती है तो सपनों और लक्ष्यों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हम सब अक्सर खुली आंखों से सपने देखते हैं। बड़ा घर हो, बैंक में बहुत सारा पैसा हो, एक शानदार करियर हो, लेकिन ये सिर्फ ख्याली पुलाव है। हमारी स्रोत सामग्री में जॉन नाम के एक कार सेल्समैन का किस्सा इस अंतर को बहुत खूबसूरती से समझाता है। हाँ, जॉन की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। जॉन एक आम जिंदगी जी रहा था, सालाना $50,000 कमाता था। लेकिन एक दिन उसने एक छोटा सा काम किया। उसने अपने सपनों को लक्ष्यों में बदला। उसने उन्हें कागज पर लिखा और एक योजना बनाई। और इसका असर देखिए, 12 साल बाद वही जॉन एक कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया और उसकी कमाई $1 मिलियन से भी ज्यादा हो गई। मुझे समझ नहीं आता कि सिर्फ कागज पर लिखने से इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव कैसे आ सकता है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि दिमाग के काम करने का तरीका है। जॉन की कहानी लक्ष्य तय करने के एक व्यवस्थित सिस्टम को दिखाती है। सपने जो होते हैं ना, वो धुंधले होते हैं। हाँ, उनका कोई शेप नहीं होता। बिल्कुल। जब हम कहते हैं मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, तो दिमाग को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता। ज्यादा का क्या मतलब है? 1 रुपया ज्यादा या 1 लाख ज्यादा? सही बात है। इसलिए पहला कदम है स्पष्टता, एक सटीक राशि या एक सटीक मुकाम तय करना। दूसरा कदम है कागज पर लिखना। जब कोई विचार सिर्फ दिमाग में होता है तो वो बदलता रहता है, लेकिन जब उसे कागज पर लिख दिया जाता है तो वो एक फिजिकल फॉर्म ले लेता है। वो हकीकत बन जाता है थोड़ा सा। हाँ, ये इंसान के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को चालू कर देता है। मतलब दिमाग अचानक उन मौकों को देखने लगता है जो पहले भी वहीं थे, लेकिन अनदेखे रह जाते थे। ये तो ठीक है कि कागज पर लिख लिया, लेकिन अगर सिर्फ लिखने से सब हो जाता तो हर डायरी लिखने वाला आज करोड़पति होता। इसके आगे का कदम क्या है? बिल्कुल, सिर्फ लिखना काफी नहीं है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है डेडलाइन तय करना और प्लान बनाना। डेडलाइन? हाँ, किसी भी लक्ष्य की एक समय सीमा होनी चाहिए। अगर समय सीमा नहीं है तो काम टलता रहेगा, और अगर कभी समय सीमा खत्म हो जाए और लक्ष्य पूरा ना हो तो निराश होने के बजाय एक नई समय सीमा तय कर लेनी चाहिए। फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद उस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे कदमों की एक लिस्ट बनानी होती है। नियम बहुत सीधा है, हर दिन चाहे कुछ भी हो जाए, उस लिस्ट में से कोई ना कोई एक ऐसा काम जरूर किया जाए जो उस बड़ी मंजिल के करीब ले जाए। कुछ भी छोटा सा काम। हाँ, एक छोटा सा फोन कॉल हो सकता है, एक पन्ना पढ़ना हो सकता है, या एक ईमेल भेजना। हर दिन की ये निरंतरता, यही तो कंपाउंडिंग का असली जादू है। ये तरीका बहुत व्यवहारिक है, लेकिन जब काम करने बैठते हैं तो एक नई चुनौती सामने आती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम दिन भर व्यस्त रहते हैं, थक कर चूर हो जाते हैं, पर शाम को लगता है कि कुछ ठोस काम तो हुआ ही नहीं। या इंटरनेट पर बेवजह समय बर्बाद करना, ये सब तो हम अनजाने में ही कर जाते हैं। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए द लॉ ऑफ 3 यानी 3 का नियम बहुत काम आता है। 3 का नियम? हाँ, अगर किसी भी व्यक्ति के हफ्ते भर के कामों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें शायद 20 या 25 काम होंगे, लेकिन इस नियम के अनुसार उन 25 कामों में से केवल 3 काम ऐसे होते हैं जो करियर, कंपनी या व्यक्तिगत जीवन को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। सिर्फ 3? सिर्फ 3। बाकी के 22 काम असल में बहुत मामूली होते हैं। सफलता का रहस्य यह है कि इंसान का पूरा फोकस पहले उन्हीं 3 कामों को खत्म करने पर होना चाहिए। इस किताब में एक और बहुत ही दिलचस्प गणित समझाया गया है, प्रति घंटे की कीमत यानी आवरली रेट। इसे पढ़ने के बाद तो समय को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। मैं तो हैरान रह गई थी। हाँ, ये कॉन्सेप्ट सच में आंखें खोलने वाला है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बताइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति सालाना $50,000 कमाता है। अगर हम मान ले कि वो साल भर में लगभग 2000 वर्किंग घंटे काम करता है, तो इस हिसाब से उसके 1 घंटे की कीमत $25 बनती है।
ठीक है, $25 प्रति घंटा। अब इस गणित का सबक ये है कि अगर आपके 1 घंटे की कीमत $25 है तो आपको अपना समय कभी भी ऐसे काम में नहीं लगाना चाहिए जिसकी कीमत इससे कम हो। इसे अगर रोजमर्रा की जिंदगी पर लागू करें तो बात और साफ हो जाती है। अगर 1 घंटे की कीमत $25 है और घर की सफाई करने या कोई छोटी मोटी फाइलिंग करने के लिए किसी को $10 देकर वो काम करवाया जा सकता है, तो खुद वो काम करना असल में नुकसान का सौदा है। बिल्कुल 100% नुकसान है। उस बचे हुए समय में कोई नया स्किल सीखा जा सकता है या कोई ऐसा काम किया जा सकता है जो $25 से ज्यादा की वैल्यू का हो। और यही पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम अक्सर छोटे कामों में इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि उन्हें करना आसान होता है। इसे प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत आम है। जब कोई बहुत मुश्किल रिपोर्ट बनानी होती है ना, तो अचानक लगने लगता है कि लैपटॉप की स्क्रीन साफ करना या अपनी डेस्क को जमाना दुनिया का सबसे जरूरी काम है। हाँ, सबने किया है ये। हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं, जबकि असल में हम मुख्य काम से भाग रहे होते हैं। एकदम सही। और जब हम मुख्य काम करने बैठ भी जाएं, तो ध्यान भटकाने वाले बहुत आ जाते हैं। ऑफिस में कोई सहकर्मी अचानक बात करने आ जाएगा, सुना तुमने आज क्या हुआ? गॉसिप। हाँ, ऐसे समय में विनम्रता से अभी नहीं कहना सीखना बहुत जरूरी है। ये स्पष्ट रूप से बताना होगा कि मैं अभी एक बहुत जरूरी काम के बीच में हूँ, क्या हम लंच के वक्त इस पर बात कर सकते हैं? ये बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसके साथ ही किताब में सफल लोगों की कुछ खास आदतों का जिक्र है, जैसे ऑफिस का समय शुरू होने से 1 घंटा पहले आना, जब कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, लंच के दौरान भी काम करते रहना और दिन खत्म होने के बाद 1 घंटा देर तक रुकना। मतलब जब शांति हो। हाँ, ये शांत समय इंसान की प्रोडक्टिविटी को आम लोगों से कई गुना ऊपर ले जाता है। तो ये बात साफ हो गई कि समय को बचाया नहीं जा सकता, उसे बैंक में जमा नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ खर्च होता है। समय प्रबंधन का असली मतलब ये नहीं है कि हम काम को कितनी तेजी से कर रहे हैं, बल्कि ये है कि हम प्राथमिकताओं को कैसे तय कर रहे हैं। सही जगह ऊर्जा लगाना। बिल्कुल, हम अपनी ऊर्जा सही जगह लगा रहे हैं या नहीं। और प्राथमिकताओं को समझने के लिए 80-20 नियम, जिसे पैरेटो प्रिंसिपल कहते हैं, एक अचूक हथियार है। ये नियम स्पष्ट करता है कि हमारे केवल 20% काम ही हमारे 80% परिणाम देते हैं। सारा खेल रिटर्न ऑन एनर्जी का है। रिटर्न ऑन एनर्जी, वाह। हाँ, हम अपनी दिमागी और शारीरिक ऊर्जा जहां लगा रहे हैं, वहां से वापस क्या मिल रहा है। किताब में दिए गए एक उदाहरण से इसे बखूबी समझा जा सकता है। एक तरफ है कॉलेज की डिग्री हासिल करने के लिए दिन रात पढ़ाई करना। ये थका देने वाला काम है, इसमें कोई मजा नहीं है, लेकिन इसका रिटर्न ऑन एनर्जी बहुत बड़ा है। ये भविष्य सुरक्षित करता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ है उसी समय में दोस्तों के साथ लगातार पार्टी करना या फिल्में देखना। इसमें मजा बहुत है, ऊर्जा भी लग रही है, लेकिन इसका रिटर्न कुछ नहीं है, बल्कि ये इंसान को उसके लक्ष्य से भटकाता है। तो क्या सही काम चुनने का कोई ऐसा सिस्टम है जो इन रोजमर्रा की उलझनों को सुलझा सके? हाँ, इसके लिए ब्रायन ट्रेसी ने ABCDE मेथड का सुझाव दिया है। ये हर रात अगले दिन की प्लानिंग करने का एक शानदार तरीका है। ये कैसे काम करता है? इसमें हम अपने अगले दिन के सारे कामों को एक लिस्ट में लिखते हैं और उन्हें 5 श्रेणियों में बांटते हैं। ए का मतलब है वो सबसे जरूरी काम जिनके परिणाम बहुत बड़े होते हैं और जिन्हें तुरंत करना ही है, जो टॉप प्रायोरिटी है। हाँ। अगर एक से ज्यादा जरूरी काम है तो उन्हें A1, A2 नाम दिया जा सकता है। बी वो काम है जो जरूरी तो है, पर अगर आज नहीं हुए तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। ठीक है। सी की श्रेणी में वो काम आते हैं जिन्हें करने या न करने से करियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे किसी सहकर्मी के साथ कॉफी पीना या ईमेल चेक करना। डी का मतलब है डेलीगेट, यानी वो काम जो किसी और से करवाए जा सकते हैं, जैसे हमने वो सफाई वाले उदाहरण में बात की थी। एग्जैक्टली। और ई का मतलब है एलिमिनेट, यानी वो काम जो पूरी तरह से फालतू है और जिन्हें लिस्ट से ही हटा देना चाहिए। ये मेथड सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन असली दुनिया में जब हम A1 काम करने बैठते हैं तो अक्सर बॉस का कोई ऐसा ईमेल आ जाता है जो असल में C लेवल का काम होता है, लेकिन बॉस ने भेजा है तो वो A लगने लगता है। वहां ये अनुशासन कैसे काम करेगा? ये एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या है। ऐसे समय में मैनेजिंग अपवर्ड्स का कॉन्सेप्ट काम आता है। मैनेजिंग अपवर्ड्स, हाँ। अनुशासन का मतलब बॉस से लड़ना नहीं है, बल्कि संवाद करना है। बॉस को बताया जा सकता है कि मैं अभी इस A1 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, क्या इस नए काम को मैं दोपहर के बाद शुरू कर सकता हूं? और अक्सर बॉस मान भी जाते हैं। बिल्कुल।
अक्सर बॉस भी यही चाहते हैं कि महत्वपूर्ण काम पहले हों। इस ABCDE मेथड का सबसे कड़ा नियम यही है कि जब तक A कैटेगरी के काम पूरी तरह से खत्म ना हो जाएं, तब तक किसी भी इंसान को B या C कैटेगरी के कामों की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। वो जो A1 काम शुरू करने की मनोवैज्ञानिक हिचकिचाहट होती है ना, उसी को जीतना असली अनुशासन है। अब तक की चर्चा में हमने काम, समय और पैसे की बहुत बात कर ली, लेकिन ये सब आखिर किस लिए? अंतिम लक्ष्य तो खुशी और मन की शांति ही है ना। किताब इस बारे में क्या कहती है कि असली खुशी कहाँ से आती है? मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो खुशी का सीधा संबंध नियंत्रण से है। नियंत्रण दो तरह का होता है, इंटरनल कंट्रोल यानी आंतरिक नियंत्रण और एक्सटर्नल कंट्रोल यानी बाहरी नियंत्रण। जब इंसान का फोकस इंटरनल कंट्रोल पर होता है, यानी वो खुद क्या कर सकता है, उसकी अपनी मेहनत, उसके अपने फैसले, तो उसे गहरी खुशी और संतुष्टि मिलती है। लेकिन जब फोकस एक्सटर्नल कंट्रोल पर होता है, जैसे बचपन की कोई कमी, दूसरे लोगों का खराब व्यवहार या देश की अर्थव्यवस्था, तो दुख और तनाव ही हाथ लगता है, क्योंकि वो हमारे वश में नहीं है। बिल्कुल, बाहरी चीजें हमारे वश में नहीं होती। खुशी को सिर्फ एक भावना मानने के बजाय किताब में खुशी के 5 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। अगर इन पर काम किया जाए तो एक संतुलित जीवन बनाया जा सकता है। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और ऊर्जा। अगर शरीर ही साथ नहीं दे रहा तो बैंक में रखा पैसा किसी काम का नहीं है। जंक फूड खाना, व्यायाम न करना, ये सब अनुशासनहीनता के लक्षण हैं जो लंबे समय में भारी पड़ते हैं। एकदम से। दूसरा स्तंभ है अच्छे रिश्ते। परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी समय बिताना, फोन किनारे रखकर अपनों की बात सुनना। और तीसरा स्तंभ है अर्थपूर्ण काम। इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर सकता। हाँ, एक पर्पस होना चाहिए। उसे ये महसूस होना चाहिए कि उसके काम का कोई अर्थ है, उससे समाज को या किसी और को फायदा हो रहा है। चौथा है आर्थिक स्वतंत्रता। इसका मतलब अंधाधुंध पैसा कमाना नहीं है, बल्कि पैसे को इस तरह से मैनेज करना और निवेश करना है कि हर महीने बिल भरने की चिंता से रातों की नींद न उड़े। पीस ऑफ माइंड। हाँ, और पांचवा, जो मनोविज्ञान में मास्लो की थ्योरी का सबसे ऊंचा स्तर है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी खुद को लगातार बेहतर बनाना, अपनी पूरी क्षमता को पहचानना और हमेशा कुछ नया सीखते रहना। लेकिन जब हम रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं ना, तो ये मानसिक शांति बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर से बाहर निकलते ही 100 चीजें ऐसी होती हैं जो खून खौलाने के लिए काफी होती हैं। बिल्कुल होती हैं। इस स्रोत पे रोजमर्रा की शांति बनाए रखने के लिए कुछ बहुत ही शानदार नजरिए दिए गए हैं, जैसे बेवजह की बहसों से बचना। हम अक्सर किसी राजनीतिक या धार्मिक बहस में सिर्फ इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि हमें सामने वाले को गलत साबित करना होता है। ईगो बिला जैसे। हाँ, इसमें हम अपनी इतनी ऊर्जा जला देते हैं और हासिल कुछ नहीं होता। ऐसे में बेहतर है कि जीतने की जिद छोड़कर कोई सहमति का बिंदु खोज लिया जाए। और ट्रैफिक का उदाहरण तो हम सबके जीवन से जुड़ा है। मान लीजिए कोई सड़क पर जा रहा है और अचानक कोई दूसरी गाड़ी बहुत गलत तरीके से खतरनाक ढंग से ओवरटेक कर ले। पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है भयंकर गुस्सा आना, गालियां देना। स्वाभाविक है। लेकिन अगर उस वक्त अनुशासन से काम लें और अपने दिमाग को यह सोचने का निर्देश दें कि शायद उस व्यक्ति की गाड़ी में कोई गंभीर रूप से बीमार है और उसे बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है, तो क्या होगा? गुस्सा अचानक शांत हो जाएगा। एग्जैक्टली। उस स्थिति को व्यक्तिगत रूप से लेने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह अगर ऑफिस में दिन खराब गुजरा है तो घर आकर बार बार उसी बात की शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। हाँ, वो नेगेटिविटी घर में भी आ जाती है। ऐसा करने से दिमाग उसी नेगेटिव स्थिति को बार बार दोबारा जीता है और तनाव बढ़ता है। मानसिक शांति के इसी संदर्भ में एक बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा झकझोरा, वो है माफ करने की ताकत। अक्सर हम सोचते हैं कि माफ करना एक कमजोरी है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कई बार ऐसा लगता है कि अगर हमने किसी ऐसे व्यक्ति को माफ कर दिया जिसने हमारे साथ बुरा किया है, तो इसका मतलब है कि हम उसके गलत व्यवहार को सही ठहरा रहे हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रायन ट्रेसी स्पष्ट करते कि माफ करने का सामने वाले से कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा। किसी को माफ करना असल में अपने खुद के स्वार्थ के लिए, अपनी खुद की मानसिक शांति के लिए उठाया गया एक साहसी कदम है। ये उस पुरानी कड़वाहट और गुस्से के भारी बोझ को अपने सीने से उतारकर फेंक देने जैसा है। जब तक आप किसी से नफरत करते हैं, ना आप उसके मानसिक गुलाम बने रहते हैं। माफ करना उस गुलामी की जंजीर को तोड़ने का नाम है। क्या अद्भुत विचार है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन खुद को कोड़े मारने या अपनी इच्छाओं का गला घोटने का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं।
ये तो एक लाइफस्टाइल है। ये एक ऐसा हथियार है जो इंसान को अपनी भावनाओं, अपने समय और अपने भविष्य का असली मास्टर बनाता है। ब्रायन ट्रेसी की ये किताब साबित करती है कि इंसान हालात का मारा हुआ कोई बेचारा नहीं है। वो अपने जीवन का आर्किटेक्ट खुद बन सकता है। वो खुद तय कर सकता है कि उसकी जिंदगी की इमारत कैसी दिखेगी। और सच तो ये है कि बहाने बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है। इसके लिए किसी टैलेंट, किसी हुनर की जरूरत नहीं होती। गुरुत्वाकर्षण की तरह इंसान आराम और बहानों की तरफ अपने आप खिंचता है। लेकिन आज की इस चर्चा से स्पष्ट होता है कि छोटे छोटे लेकिन अनुशासित कदम उठाकर, एक्शन प्लान बनाकर और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाकर कोई भी असाधारण सफलता पा सकता है। ये सब पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है। बिल्कुल। और अब इस चर्चा को खत्म करते हुए एक ऐसा विचार जो शायद हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। हमने बात की कि अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखना चाहिए क्योंकि इससे वो सच होते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये एक बहुत पुरानी और कारगर तरकीब है। लेकिन सोचिए कैसा हो अगर आज रात से हम एक नई तरह की डायरी बनाना शुरू कर दें, हराए गए बहानों की डायरी। ओहो, ये बहुत दिलचस्प है। वो डायरी जिसमें हम लक्ष्य नहीं बल्कि ये लिखें कि आज सुबह मुझे अलार्म बंद करके सोने का मन था, लेकिन मैंने उस बहाने को हराया और मैं उठ गई। या आज मेरा मन फास्ट फूड खाने का था, लेकिन मैंने उस बहाने को हराकर एक सेहतमंद खाना चुना। क्या हर दिन अपने जीते गए बहानों का ये रिकॉर्ड रखना हमारे लक्ष्यों के रिकॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर और प्रेरणादायक साबित नहीं होगा? सोचिएगा जरूर। मिलेंगे आपसे अगली बार कुछ और बेशकीमती विचारों के साथ।